हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज मैं बात करूंगा दो कंपनी के बारे में जिसका रिजल्ट आया Q4 में और उसका मैनेजमेंट ने कौन कॉल में क्या गाइडेंस दिया है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो चलिए सबसे पहले इस इंडसइंड बैंक का रिजल्ट देखते हैं Q4 में कैसा रहा। तो यहाँ पे सबसे पहले बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। लोन मिक्स जो इनका है, जो लोन देते हैं 56% रिटेल पार्ट में लोन देते हैं और 44% कॉर्पोरेट पार्ट में देते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर 50% से ऊपर जिस भी बैंक का अगर रिटेल पार्ट अगर अच्छा जितना ज़्यादा है उतना मतलब कि स्ट्रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एसेट क्वालिटी अच्छा रहने का चांसेस माना जाता है। तो ये एक सही चीज़ है और ये लास्ट 5 ईयर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है इन्होंने, क्योंकि आज से 5 साल पहले ये रिटेल का जो पार्ट था ये 40% का था और अभी 56% है। तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया इन्होंने अपना लोन मिक्स को। तो लोन मिक्स में अगर रिटेल मिक्स में अगर देखें तो रिटेल मिक्स में व्हीकल फाइनेंस जो जिसमें कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का जो भी व्हीकल्स है उसमें 26% वहाँ पे लोन दे रहे हैं। और वहाँ पे नॉन व्हीकल फाइनेंस जो भी है वहाँ पे 19% का इनका मार्केट शेयर। नॉन व्हीकल फाइनेंस मतलब कि वहाँ पे जो रिटेल में क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल लोन हो गया और भी बहुत तरह का जो लोन्स होता है उसमें वो 19% हो गया। और वहाँ पे माइक्रो फाइनेंस का जो इनका सेगमेंट है 11%, यहाँ पे टोटल लोन का 11% माइक्रो फाइनेंस है। ये सेकंड लार्जेस्ट इंडिया के माइक्रो फाइनेंस लेंडर हैं, जो कि काफ़ी बहुत ही मतलब कि बड़ा लेवल पे ये इनका काम है माइक्रो फाइनेंस में। और इस ईयर FY24 में माइक्रो फाइनेंस का जो लोन बुक का जो ग्रोथ हुआ 22% ईयर ऑन ईयर हुआ, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अभी का जो रिजल्ट आया है उसके हिसाब से अब जो कैलकुलेशन किया गया तो उसमें बुक वैल्यू पर शेयर जो है 790 रुपीज़ आ रहा है और इसको आपको इसी हिसाब से वैल्यू करना होगा इसके अकॉर्डिंगली। तो इसमें रिजल्ट में अभी देखते हैं। ये बिजनेस मॉडल तो हो गया आपका कि किस तरीके से इनका बिजनेस चल रहा था, और अब रिजल्ट में इन्होंने कैसा किया है। इनका रिजल्ट जो आया था इसमें लोन ग्रोथ का जो है ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इनका देखा गया, उसमें 18% का इंक्रीमेंट देखा गया लोन ग्रोथ में। और डिपॉजिट ग्रोथ इनका 14% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखा गया। सभी बैंक में एक प्रॉब्लम अभी थोड़ा सा डिपॉजिट को लेकर के आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे डिपॉजिट जो है वहाँ पे थोड़ा सा पेस ऑफ ग्रोथ जो है कम गया है। लोग कम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं बैंकों में और ज़्यादातर लोग ये मतलब कि जो नए नए तरह के जो एसेट जो आ रहे हैं और बहुत तरह के इन्वेस्टिंग जो हो रहे हैं उसमें जो पैसा डाल रहे हैं, फिनटेक कंपनी है उसमें पैसा जा रहा है। इसी वजह से शायद ये इसमें डिपॉजिट ग्रोथ में कमी आ रहा है, जिससे कि लोन ग्रोथ आगे आने वाले टाइम में आपको देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा किस तरीके से ग्रोथ करती है कंपनीज बैंकों में। तो ये एक मेन पॉइंट मुझे दिखा। और यहाँ पे कासा रेशियो ठीक ठाक है, 38% के आसपास है। तो ऑब्वियसली जो डिपॉजिट का जो आ रहा है वो इशू उसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। और निम्स यहाँ पे काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रखा है इन्होंने। 2 BPS डाउन था ईयर ऑन ईयर, बट उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बट 4.26 के आसपास इनका जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था 4.2 से 4.3 के बीच में, वो काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रखा है इन्होंने। और रिटर्न ऑन एसेट जो है 1.9 का अभी इन्होंने काफ़ी टाइम से मेंटेन किया है और गाइडेंस भी इसी के आसपास में है 1.8 से लेकर के 2 पॉइंट तक। तो जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था निम्स को लेकर के, रिटर्न ऑन एसेट को लेकर के, काफ़ी अच्छा यहाँ पे मेंटेन किया है इन्होंने। और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 15% के आसपास मेंटेन रखा है इन्होंने। और कॉस्ट टू इनकम जो है, जो कि बैंकों को अगर 100 रुपये अगर खर्च कर रही है तो उसमें कितना कमाई हो रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे 48% कॉस्ट टू इनकम है, जो कि थोड़ा सा अगर ये कम होगा आगे आने वाले टाइम में तो काफ़ी अच्छा होगा बैंक के रिटर्न रेशियो के लिए, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा आगे आने वाले टाइम में, अगर इम्प्रूवमेंट यहाँ पे अच्छा आता है तो ऑपरेशन बेसिस पे। क्योंकि 48% भी अगर कर रहे हैं ये थोड़ा सा, तो उनका देखिए अगर ICICI बैंक से आप कंपेयर करेंगे तो ICICI बैंक का काफ़ी अच्छा कॉस्ट टू इनकम रेशियो है, 40% के आसपास है। मतलब कि उनको 40 रुपया ही खर्च करना पड़ रहा है 100 रुपये को, मतलब कि अर्न करने के लिए। तो ये एक थोड़ा सा निगेटिव फैक्टर है आपको फियर कंपेरिजन में। नेट NPA काफ़ी अच्छा इन्होंने मेंटेन रखा है। एसेट क्वालिटी 0.57% इस जो क्वार्टर में आया, वहाँ पे ओवरऑल जो FY24 का था उसमें भी 0.57% का नेट NPA था। टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो सा देखिएगा तो Q4 में 15% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ और टोटल फाइनेंशियल ईयर 24 में 21% का इंक्रीमेंट हुआ, जो कि ठीक है, काफ़ी अच्छा है। मतलब कि 20% प्लस अगर ग्रोथ आप कर रहे हो कंटिन्यू तो फिर बहुत ही अच्छा है। मैनेजमेंट का गाइडेंस भी सेम था, जो भी मैनेजमेंट का गाइडेंस था उस पर टोटल इन्होंने अभी
वहाँ पे खरा उतरा है। और लोन ग्रोथ का मैनेजमेंट का गाइडेंस 18 से 22% का है, तो 18% का इन्होंने इंक्रीमेंट दिखाया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 21% का इंक्रीमेंट दिखाया। रिटर्न ऑन एसेट में भी इन्होंने मेंटेन रखा वो 1.9% के आसपास, और निम्स में भी इन्होंने मेंटेन रखा है 4.26 के आसपास। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने अपना मेंटेन किया है, ज़्यादा उसमें डाउन नहीं आया ना ज़्यादा अप आया रिजल्ट, तो ठीक ठाक रिजल्ट था, अच्छा रिजल्ट था। और अब गाइडेंस देखते हैं कौन कॉल में उन्होंने बोला कि फोकस करेंगे आगे जा कर के डिजिटल बैंकिंग पे ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ से फिजिटल जो प्रोग्राम चल रहा है कि फिजिकल बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग दोनों पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, तो उसमें से डिजिटल पे ये काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसको लेकर के इन्होंने एक टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काफ़ी अच्छा फोकस किया है। और माइक्रो फाइनेंस में ये उन्हीं लोगों को लोन देते हैं जिनका कि बैंक रिकॉर्ड होता है, जिस कस्टमर का बैंक रिकॉर्ड नहीं होता है उनको ये लोन नहीं देते हैं। तो इनके वो उस हिसाब से सिविल स्कोर और वो उनका जो है आराम से वो ट्रैक कर पाते हैं, तभी वो अपना उसमें सर्वे करके उसमें लोन देते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा पार्ट था माइक्रो फाइनेंस में, जहाँ की एनपीए होने का चांसेस कम होता है। अगर आप वैसे ही डायरेक्ट आपको कस्टमर आ रहा है, उसका कोई भी बैंक रिकॉर्ड नहीं है, तो आप कैसे उसको दे देंगे, और अगर देते हैं तो फिर उसमें ज़्यादा रिस्क हो जाता है। तो ये एक चीज़ ये मेंटेन कर पा रहे हैं। और वहाँ पे ग्रोथ गाइडेंस उन्होंने दिया है FY25 के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, लोन ग्रोथ 18 से 22% और रिटर्न ऑन एसेट 1.8 से 2.2% के आसपास का। तो ये इसी हिसाब से ग्रोथ रहने वाला है, और क्वालिटी ऑफ रिटर्न आपको यहाँ पे मेंटेन रखेंगे, इस तरीके से इन्होंने गाइडेंस दिया है FY25 के लिए। इंस्टेड ऑफ राइज इन कॉस्ट ऑफ फंड, अगर कॉस्ट ऑफ फंड जो अभी हाई इंटरेस्ट का इन्वायरमेंट चल रहा है, उसमें कॉस्ट ऑफ फंड इनको ज़्यादा देना पड़ रहा है, और उसमें भी अगर नीम मेंटेन कर पा रहे हैं, तो ये उन्होंने बोला कि यही एक डाइवर्सिफिकेशन का ब्यूटी है, जो कि आपको बहुत ही अच्छा दिखाता है कि मैनेजमेंट कितना अच्छा है। कि अगर रिटर्न ऑन एसेट मतलब कि सॉरी निम्स जो है अभी आपका इतना कंटिन्यू मेंटेन आपका रह है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, बावजूद कि आपको कॉस्ट ऑफ फंड इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब कि अगर आपको व्हीकल फाइनेंस में अगर आपको वहाँ पे ग्रोथ नहीं दिख रहा है, या फिर व्हीकल फाइनेंस में आप ज़्यादा चार्ज नहीं कर पा रहे हो, तो माइक्रो फाइनेंस में आप ग्रोथ कर सकते हो। माइक्रो फाइनेंस में आप ज़्यादा चार्ज कर पा रहे हो, तो वे बहुत ही तरह के अलग अलग प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर सकते हो। जितना जल्दी आप उसी हिसाब से आप उतना अच्छा मेंटेन कर पाओगे निम्स को। तो ये इन्होंने एक चीज़ बोला। और इन्होंने बोला कि कासा जो गिर रहा है आपको वरी करने का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको मेन मंत्र आपको रखना होगा निम मेंटेन किस तरीके से रहे, और रिस्क डाइवर्सिफाई बैंक किस तरीके से कर रहा है, इसके ऊपर फोकस रहना चाहिए। इन्होंने जो अभी मैंने बोला कि टेक्नोलॉजी के ऊपर ये बहुत ही फोकस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट मतलब कि इनके स्पेंड कर रहे हैं। 9.5% ऑफ द टोटल ऑपेक्स पार्ट इनका टेक्नोलॉजी में इनका जा रहा है। जितना भी ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा, ये उसमें से 9.5-10% के आसपास टेक्नोलॉजी में सिर्फ ये डाल रहे हैं, ताकि ये इन्हांस कर पाएँ क्वालिटी को डिजिटली जो है वहाँ पे ग्रो करने के लिए। और एट्रिशन रेट जो कि काफ़ी थोड़ा सा बढ़ गया था लास्ट ईयर, और ये अच्छा रहा कि यहाँ पे अभी आपका नॉर्मल गाइडेंस दिया इन्होंने, आने वाले टाइम में ये 28-32% का एट्रिशन रेट रहने वाला है। बैंकिंग में वैसे भी एट्रिशन जो है कंपेयर टू अगर आईटी इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो एट्रिशन रेट ज़्यादा होता है, और वहाँ पे आपको ये चीज़ को वहाँ पे नोटिस करना होगा। तो ये ओवरऑल अच्छा था, और मैनेजमेंट ने गाइडेंस जिस तरीके से दिया था उसी हिसाब से परफॉर्म किया, और गाइडेंस भी ठीक ठाक दिया इन्होंने आने वाले टाइम के लिए। तो आगे अब ट्रैक करना होगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में क्या करते हैं इन्होंने, इनका रिजल्ट किस तरीके से रहता है। तो चलिए अगर दूसरे कंपनी की बात करें तो वहाँ पे देखते हैं अभी हम, दूसरी कंपनी से पहले हम देख लेते हैं इसका चार्ट। अगर चार्ट में आप देखें तो यहाँ पे 1350 का लेवल बहुत ही अच्छा लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट की तरफ दिख रहा है। ये टेक्निकल बेसिस पे है, ये इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बट ये मुझे बस लगा कि आपको दिखाना चाहिए, तो बस ये दिखा दिए मैं। और अगर यहाँ पे अगर अच्छा मौका मिले तो आपको स्टडी करना चाहिए बिजनेस, और अपने हिसाब से देखना चाहिए। और चलिए नेक्स्ट बिजनेस देखते हैं, वेल्सफन लिविंग। वेल्सफन लिविंग काफ़ी एक अच्छा होम टेक्सटाइल बिजनेस में ये इन्वॉल्व है, और बहुत ही अच्छा ये इम्प्रूव कर रही है अपने आप को, और वहाँ से आपको थोड़ा सा चेंज भी इसमें आते हुए दिख रहा है कंपनी में। चलिए इसका Q4 रिजल्ट कैसा रहा, उससे पहले आपका बिजनेस देखते हैं क्या है इसमें। इसमें जो इनका बिजनेस जो है ये मेनली रूप से ये बेडशीट और वॉथ लिनन, वेड लिनन, पिलो, कंफर्ट्स, और आपके सामने जितने भी प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं ये स्क्रीन पे, और ये सभी का ये मतलब कि B2B और B2C का काम करती है, सेलिंग का काम करती है, खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, और खुद का अपना ब्रांड है, और कुछ लाइसेंस्ड ब्रांड है, और जिससे कि वो आगे रिटेलिंग करते हैं और B2B में भी कर रहे हैं। तो इनका जो 85% जो बिज़नेस है ये एक्सपोर्ट से आता है, और 10-15% जो बिज़नेस है ये डोमेस्टिक से आता है। तो मेनली ये इनका एक्सपोर्ट लेड बिजनेस है, और यहाँ पे काफ़ी क्वालिटी
इनका प्रोडक्ट माना जाता है पूरे इंडस्ट्री में। वेड लिनन, वात लिनन, और यहाँ पे डोर मैट्स, योगा मैट्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि आपका फ्लोरिंग सॉल्यूशन जो इन्होंने अभी नया अभी लॉन्च किया था कुछ टाइम पहले। फ्लोरिंग सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा इनका इम्प्रूव कर रहा है, और मैट्रिसेस, कुशन, बहुत तरह के इनके सब पास प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं। टोटल आउटलेट्स की बात करें तो ये भी 2400 आउटलेट्स हैं, 2400 आउटलेट्स हैं इनका, ये दो ब्रांड के अंडर। ये अगर इसमें डोमेस्टिक में अगर देखा जाए तो स्पेसस नाम का एक ब्रांड है, और वेल्सपन नाम का अपना खुद का ब्रांड है इनका। और स्पेस नाम का जो ब्रांड है इसके 2400 आउटलेट्स हैं, और यहाँ पे अगर वेल्सपन का खुद का अगर देखा जाए तो उसमें 20,282 आउटलेट्स को ये टच कर चुके हैं, और यहाँ पे डोमेस्टिक में तो काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं। ये नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांड है होम टेक्सटाइल में, होम लिनन में पूरे कंट्री में, ये इंडिया में, जो कि है लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, और लीडिंग ब्रांड ऑन मिंत्रा इन होम कैटेगरी। काफ़ी ज़्यादा मेन नंबर 1 पे हैं होम टेक्सटाइल में, मैंने आपको जैसा बताया। इनके कस्टमर्स अगर ग्लोबल तौर पे देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका में आपको वॉलमार्ट जैसा लोग कस्टमर है आपका। यहाँ पे आपको जैसे कि अपना B2B, मैंने बोला कि डायरेक्ट B2C नहीं है यहाँ पे, वहाँ पे एक्सपोर्ट बिजनेस में, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कम है B2C का पार्ट। और यहाँ पे इंडिया में भी B2B है, इन सभी के साथ इन्होंने टाई अप कर रखा है। ताज होटल, ओबराई होटल, डी-मार्ट, मिंत्रा, यूनिलीवर, हिमालय, सब के साथ इन्होंने टाई अप कर रखा है। और कुछ यूके के भी देखिए आप, जैसा कि इनका भी B2B, जैसे आइकिया जैसे ब्रांड के साथ इन्होंने टाई अप कर रखा है। तो काफ़ी अच्छे इनके कस्टमर हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कस्टमर है। और वहाँ पे अभी आपको Q4 रिजल्ट में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। Q4 में अभी आपको 92% का यहाँ पे अभी आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है होम टेक्सटाइल से, और फ्लोरिंग में आपको देखने को मिल रहा है 8% के आसपास का टोटल। तो ओवरऑल मैंने जैसा बोला कि इनका जो मेन जो बिज़नेस आ रहा है होम टेक्सटाइल से आता है, और बाकी का 10% जो बिज़नेस है फ्लोरिंग बिज़नेस से आता है। तो यहाँ पे ईबिटा जो मार्जिन है होम टेक्सटाइल में काफ़ी अच्छा है, फ्लोरिंग में थोड़ा कम है। फ्लोरिंग में आने वाले टाइम में जैसे जैसे इन्होंने बोला है कि ऑपरेटिंग लिवरेज जैसे जैसे मिलेगा, वहाँ पे ईबिटा मार्जिन इम्प्रूव हो सकता है। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया इन्होंने अपने रिजल्ट में। अभी मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया था उसको आउट परफॉर्म किया है। और अभी अगर सेल्स की बात करें FY24 में तो 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया, आउट परफॉर्म किया इन्होंने जो भी गाइडेंस दिया था 15% का। तो इससे पता चलता है कि गाइडेंस कम देती है मैनेजमेंट और अच्छा इंप्रूव करती है। तो वहाँ पे देखा जाता है कि बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट इसके मतलब कि वो काम कर रही है। ईबिटा मार्जिन काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ है, 5.7% से 15.4% का वहाँ पे आपको ईबिटा मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखा है। तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ ईबिटा मार्जिन में। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 14.6% मेंटेन रखा है इन्होंने। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो इम्प्रूवमेंट आया है, इतना मैसिव ग्रोथ इसलिए आया क्योंकि वहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिला, और सेल्स में 20% का ग्रोथ है, और ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने के कारण इनका जो मार्जिन इंप्रूव हुआ, और काफ़ी अच्छा इनका 242% का ग्रोथ आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। इनका नेट डेट अभी 1350 करोड़ के आसपास है, जो कि अभी इन्होंने बोला है कि अभी ये कमिंग ईयर तक ये मेंटेन रखेंगे, और ये FY27 तक नेट डेट फ्री हो जाएंगे। पूरा डेट को ये कंप्लीट पे कर देंगे FY27 में, और ये डेट फ्री कंपनी बन जाएगी। जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ इनका जो आया है एडवांस टेक्सटाइल और फ्लोरिंग बिजनेस, जो कि मैंने पहले भी बोला आपको, काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है 29% एडवांस टेक्सटाइल में और 34% फ्लोरिंग बिजनेस में। तो बहुत ही अच्छा इनका ग्रोथ आया है यहाँ पे। कैपेक्स का इनका प्लान अभी इन्होंने जैसा बताया कि 2 तरह का कैपेक्स कर रहे हैं, एक टॉवल फैसिलिटी के लिए कर रहे हैं और एक पिलो के लिए कर रहे हैं। तो टॉवल फैसिलिटी का जो कैपेक्स हो रहा है ब्राउनफील्ड कैपेक्स हो रहा है, जो कि स्टार्ट हो जाएगा नवंबर 2024 से, और वहाँ पे रेवेन्यू पोटेंशियल जो है FY26 में इसका मैक्सिमम 400 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो जिसमें कि इसके थ्रू ये मार्केट पेनिट्रेशन इंक्रीज़ कर पाएंगे वीच एंड फैशन कैटेगरी में। और पिल्लो में जैसा कि इन्होंने बोला कि ये जो फैसिलिटी है ग्रीनफील्ड कैपेसिटी होगा, वो अमेरिका में USA में इन्होंने कैपेसिटी लगाया है, पूरे एकदम स्क्रैच से लगाया है, और ये स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर 2024 में। और FY27 में इनका रेवेन्यू का गाइडेंस है इससे कैपेक्स के थ्रू $50 मिलियन, मतलब कि आज के करेंसी के हिसाब से मान लें तो मोटा मोटी वो 400 करोड़ के आसपास का इनका पिल्लो से वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा FY27 में। और ये सेकंड मोस्ट सोल्ड कैटेगरी है अंडर होम टेक्सटाइल, जो कि पिल्लो काफ़ी ज़्यादा इनका मतलब सेलिंग कैटेगरी में आता है। और इन्होंने बोला कि FY27 में इंडिया में इनका टारगेट है कि ये 20,000 से लेकर के इंक्रीज़ करके 50,000 स्टोर तक ये पहुँचेंगे। और इनका ये सबसे बड़ा डोमेस्टिक में B2C पे फोकस बहुत ही अच्छा रखा है इन्होंने।
FY25 के गाइडेंस में इन्होंने बोला कि कॉन कॉल में ये 10 to 12% का कंजर्वेटिव बेसिस पे ग्रोथ है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि मैनेजमेंट कम ग्रोथ का गाइडेंस देती है बट आउट परफॉर्म करता है ये, तो ये काफ़ी अच्छा है। मतलब कि मैनेजमेंट से पूछा गया कि 10 to 12% बहुत ही कम है, तो उन्होंने बोला कि मैं कंजर्वेटिव बेसिस पे हम लोग देते हैं और ये ओवर एक्साइटेड करके हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कंजर्वेटिव बेसिस पे दें, क्योंकि यहाँ पे रेड सी का भी इशू हुआ था, तो इसके वजह से भी कुछ हो सके अगर प्रॉब्लम देखने को मिले तो मे भी कुछ प्रॉब्लम देखने को आ जाए। अगर अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाए तो फिर अच्छा इंप्रूव हो जाएगा वहाँ पे सेल्स में। तो ये एक चीज़ है। ईबिटा मार्जिन अभी 15.4% इस ईयर में था, बट उससे इंक्रीज़ करके मैनेजमेंट ने बोला है कि 17% तक हम लोग अचीव करने का टारगेट रखें FY25 में। और कॉटन प्राइस भी स्टेबल दिख रहा है इनको, और FTA जो अभी साइन किया है इंडिया और UK के बीच में, तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट इनको मिलेगा मार्केट शेयर गेन करने में। बेडिंग कैटेगरी में मेनली रूप से इन्होंने बताया कि बेडिंग में जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो इम्पोर्ट हो रहा है वहाँ से, तो वो चीज़ को इम्प्रूव होगा यहाँ पे मार्केट शेयर। इंडिया का जो मार्केट शेयर गेन करने में काफ़ी अच्छा हेल्प मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे टैक्सेशन का जो रूल था वो काफ़ी कम गया है, तो इसके वजह से मार्केट शेयर ये गेन कर पाएंगे बेडिंग सेगमेंट में। उनका जो लाइसेंस ब्रांड है उनको भी ज़्यादातर फोकस है लाइसेंस ब्रांड के ग्रोथ पे ग्लोबल मार्केट में, और वहाँ पे लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का जो टारगेट रखा है इन्होंने 20% का कैपिटल का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का टारगेट रखा है। तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ से हो सकता है। 14% अभी है, तो 20% अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होगा तो काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा और काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा प्रॉफिटेबिलिटी में। और वो उन्होंने बोला कि अगर फ्लोरिंग बिजनेस में अगर अच्छा इंप्रूवमेंट होता है तो जो अभी 8.4% के आसपास का मार्जिन है वो काफ़ी अच्छा इंप्रूव होकर के 15% तक EBITDA मार्जिन पहुँच सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज़ कर देखते हुए मिलेगा आने वाले 2 से 3 साल के अंदर। तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला ये दोनों कंपनी में, जिसमें से मुझे वेल्सपन का रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा ये बिज़नेस भी है, क्योंकि ये कंज्यूमर सेक्शन का बिज़नेस है, काफ़ी सस्टेनेबल बिज़नेस है। पहले इसमें डेट हुआ करता था जो कि काफ़ी कंसर्न होता था, और धीरे धीरे जाकर के इनका डेट काफ़ी कम हो रहा है, और ये FY27 तक इन्होंने बोला कि डेट फ्री कर देंगे, और कंपनी काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज पे जा रही है, और कैपेक्स भी अच्छा कर रही है और मार्केट शेयर भी गेन कर रही है। तो सब कुछ इसमें अच्छा चल रहा है। मैनेजमेंट भी अच्छा है, क्योंकि गाइडेंस भी कम देता है और आउट परफॉर्म कर रहा है वहाँ पर काम करके अच्छा, तो सब कुछ अच्छा है। तो अगर आपको और कुछ इसमें एक ही चीज़ है कि ये मेनली रूप से एक्सपोर्ट करती थी, एक ड्रॉबैक है, क्योंकि वहाँ पे जो 85% रेवेन्यू आ रहा है एक्सपोर्ट से आ रहा है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ US UK जैसा कंट्री में, तो यहाँ पे इनका बिजनेस को हैम्पर हो सकता है। ये एक थोड़ा सा रेड फ्लैग है, तो इस चीज़ को आपको देखना होगा, और बाकी अपने लेवल पे एनालिसिस कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।